वेक्टर, वेक्टर पार्ट 1, वेक्टर पार्ट 2 और वेक्टर पार्ट 3। तीनों वेक्टर में थ्योरी के सिनॉप्सिस, थ्योरी के शॉर्ट फॉर्म को देखते हुए और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। मतलब किसी थ्योरी पर, किसी फॉर्मूला पर किस तरह का न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल के लो लेवल से हाई लेवल तक हर तरह के सवाल का प्रैक्टिस किए। और आज होगा वेक्टर पार्ट 4 यानी वेक्टर का लास्ट वीडियो, जिसमें कि हम लोग बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से, है ना, एकदम वीक स्टूडेंट के लिए लो लेवल के प्रॉब्लम से और हाई लेवल के प्रॉब्लम तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हर वीडियो की तरह प्रीवियस वीडियो में दिए गए 4 सवाल, दिए गए 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फिर आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर रेडी रहना और हमारे साथ आगे बढ़ोगे और हमारे साथ आज पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो हम हैं आपके अपना धर्मात्मा सर और सवाल करते हैं पिछले वीडियो का दिया हुआ 4 क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट सॉल्यूशन, यह वेक्टर 3 का है, वेक्टर 3 का। वेक्टर 3 जिसने वीडियो नहीं देखा है जाकर वीडियो देख लेना। वेक्टर पार्ट 1, वेक्टर पार्ट 2, वेक्टर पार्ट 3 वीडियो देख लेना, तो उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल कैसे सॉल्व करना ये समझ में आ जाएगा। और आज अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके वेक्टर लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कैलकुलस। तो पहला प्रॉब्लम, पहला सवाल ये कहता है कि ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या हम इसको बॉक्स प्रोडक्ट में, क्या बॉक्स प्रोडक्ट में कल बताए थे वेक्टर 3 में, वेक्टर पार्ट 3 के वीडियो में बताया गया है आपको कि बॉक्स प्रोडक्ट या क्या वॉल्यूम कह सकते हो या ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हो। ठीक, कैसे लिखते हो, ए दोनों देखो सेम है। तो जब भी इस बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर की वैल्यू सेम हो, दोनों वेक्टर इक्वल हो, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। आंसर 0, इसका आंसर सीधा आ गया 0 ना। दो वेक्टर अगर सेम है तो अगर बॉक्स प्रोडक्ट लिखे हम लोग और दो वेक्टर सेम हो तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। जनरल सोच से, जनरल मेथड से अगर सवाल सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, यही वाला सवाल देखो, अब सोच कर करते हैं, सोच कर। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, ए क्रॉस बी को सी मान लो, कुछ देर के लिए मान लो ना। इट मीन्स कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी ए पर परपेंडिकुलर है। अरे सी तो बी पर भी परपेंडिकुलर है और ए पर भी परपेंडिकुलर है। वेक्टर पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ये चीज। तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए, इट मीन सी और ए के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर है ना। चलो, अब आपका जो सवाल है, आपका जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू बताना है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह पर क्या ले लिए थे, सी ले लिए थे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ तो लिखेंगे क्या, ए सी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ऐसे भी कर सकते हो। ये हुआ सोचकर, दिमाग लगाकर सॉल्व करना। और ये हुआ ट्रिक जो बताया गया था आपको कि इसको बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम भी ऐसे निकालते हो। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट में लिखा तो देखा कि दो वेक्टर सेम है और जब भी दो वेक्टर सेम हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, 0, हमेशा 0। बोलो क्लियर, क्लियर। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जैसे अच्छा लगे बबुआ, जैसे अच्छा लगे भाई साहब वैसे कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ से। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के, एक सेकंड, क्या था क्वेश्चन जरा नोट कर लें। ए था 5i प्लस 2j प्लस 4k और बी है 2i प्लस 3j। हमको क्या फाइंड करना है, वेक्टर प्रोडक्ट ना, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कर लेते हैं नरी। प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व किया जा रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, क्या बताए थे, इस तरह से कुछ काम करना है, डिटर्मिनेंट मेथड, ये आई, ये जे, ये के, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तो तरीका हो गया। अभी वैल्यू पुट कर लो, आई का कोफिशिएंट 5, जे का कोफिशिएंट भी 5 और सॉरी जे का कोफिशिएंट 2 है। ये आई 5 है, जे 2 है और के 4 है। चलो इधर आ जाओ, आई का कोफिशिएंट 2
जे का कोफिशिएंट 3 और के में तो कुछ है नहीं तो जीरो ले लो, जीरो ले लो। अब आई को उठाया, आई को उठा लिया तो आई का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ढक दिया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू जीरो, जीरो माइनस 4 इंटू थ्री, 4 इंटू थ्री 12। अब जे के ऊपर माइनस है तो माइनस जे उठा लो, ठीक है। अब इसको ढक दो, अब ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू जीरो, जीरो माइनस 2 इंटू 4 8। अब के उठा लो, के उठा लिया तो के का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ढक लिया, ठीक है। तो हो गया कितना 5 3 जा 15, 5 3 15 माइनस 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। तो ये हो गया कितना माइनस 12i, माइनस 12i, ये माइनस और माइनस प्लस 8j, ये 15 माइनस 4 11, तो 11 के आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 4j और b इज इक्वल टू 4i। ये पैरेललोग्राम का दो साइड है दिया हुआ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया निकालना है। यहाँ गौर करो, पैरेललोग्राम का एक साइड दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, एक्स भी और वाई भी, पता है ना। आई रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, और बी वाला सिर्फ दिया है एक ही, बी जो साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, 4i है। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको मिटा दे, मिटा दे, मिटा ही देते हैं। छोटा 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 छोटा, चलिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हो? एरिया, एरिया पैरेललोग्राम भी तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट से ही तो एरिया मिलता है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और क्या। इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। ए गिवन है कितना, इसमें डिटरमिनेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। बी एकदम छोटा सा है दिया हुआ, एक ही वैल्यू है दिया हुआ, 4i है, तो डायरेक्ट कर लो ना क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। कर लो ऐसे, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 8, आई क्रॉस आई ना, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 16, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर प्लस कहाँ, इसमें तो के है नहीं, तो बस हो गया, और क्या। अब देखो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो, अरे आई क्रॉस आई जीरो, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और आई और आई के बीच तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो साइन जीरो की वैल्यू 0, तो आई क्रॉस आई। देखो डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर, जैसे जे डॉट जे तो 1, के डॉट के तो 1, लेकिन जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा, ठीक है। तो आई क्रॉस आई के, आई क्रॉस आई 0 हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पर 16 और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू बताए थे ना कल साइक्लिक प्रॉपर्टी में, अगर आई ऐसे रख लो, जे ऐसे रख लो, के ऐसे रख लो, तो जे क्रॉस आई अगर चलोगे, जे क्रॉस आई तो उल्टा चलना पड़ रहा है क्लॉकवाइज, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, 16 इंटू माइनस के ना, यानी कि ये वेक्टर हो जाएगा आपका, ये वेक्टर हो जाएगा कितना माइनस 16 के। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आई जे के में था नहीं पूरा, ये सिर्फ आई जे में था, ये सिर्फ आई में था, तो वो डिटरमिनेंट मेथड फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर लो, है ना। बस ये ध्यान में रखना, सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक, क्लियर है। आ गया आंसर -16 के। अब बचा चौथा सवाल नंबर 4 कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सवाल ये है। तो चलिए हम मिटा के कर लें, इधर का तो लिख ही चुके हैं सब। देखो देखो तो जरा, बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तब हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू। तो मान लो ना कुछ देर के लिए, देखो बॉक्स प्रोडक्ट मत लिखना अभी, क्योंकि यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ क्रॉस है, इसीलिए नहीं लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मान लिया डी, ठीक। इट मीन्स कि डी इज परपेंडिकुलर
टू बोथ डी ए पर भी परपेंडिकुलर है और सॉरी बी पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी पर भी। तो अब अगर हम लोग कोई भी एक वेक्टर ले लें, जैसे बी ले लिया, तो बी पर ए तो परपेंडिकुलर है, ये तो सवाल बोल रहा है, ये तो न्यूमेरिकल बोल रहा है कि ए बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बी पर तो ए परपेंडिकुलर है ही, और यहां से कॉन्सेप्ट से हम लोग ये देख रहे हैं कि डी भी तो परपेंडिकुलर है बी पर, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से। तो डी भी तो बी पर परपेंडिकुलर है, तो डी भी ले लो परपेंडिकुलर। अब जरा गौर से देखो, ए और डी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दोनों आपस में पैरेलल हो गया ना, एकदम समानांतर पैरेलल। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। चलिए अब आपका जो सवाल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या मान लिया है, डी, तो ए क्रॉस डी। लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ए डी साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि इसका आंसर भी आ गया क्या, ये भी आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। बोलो क्लियर, एकदम क्लियर है ना। ठीक है, तो आज अब हम लोग ये चारों सवाल आपका वेक्टर पार्ट 3rd वीडियो का कंप्लीट हो गया। अब सवाल शुरू करते हैं प्रैक्टिस। एक बार आज की वीडियो में पूरा खाली सवाल, न्यूमेरिकल्स, सिर्फ उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर खत्म, फिर घर पर आराम से बुक्स वगैरह निकाल के करते रहना, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। कॉपी पेन है पास में तो तुरंत ट्राई भी करने लग जाना, ठीक, देखने भी लग जाना। सवाल ये है कि अगर वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट, दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट कितना है, आर है, आर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन है, सिचुएशन ये है कि आर इज, अच्छा रुक जाओ, पहले एकदम सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, महा सिंपल। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि ए की वैल्यू है 8 मीटर, बी की वैल्यू है 6 मीटर और आर की वैल्यू है 10 मीटर। तो फाइंड द एंगल ऐसे भी दिखाते हो सिंबल में, फाइंड द एंगल बिटवीन बी बाई डब्ल्यू, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या दिक्कत है, पढ़े तो थे हम लोग, देख लेना वेक्टर पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देख लिया करो अच्छी तरह से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहां दिया हुआ है, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वेक्टर का स्क्वायर है याद रहे, स्केलर का स्क्वायर नहीं है, तो सिंपल अलजेब्रा नहीं लगेगा, वेक्टर का लॉ लगेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। चलिए ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, बी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 96 ना, 8 2 या 16 इंटू 6, 96 cos थीटा। अच्छा ये कितना हो गया, देखो 64 प्लस 36 कितना हो गया 100 प्लस 96 cos थीटा। तो यहाँ से 96 cos थीटा बराबर 100 माइनस 100 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 96। अब अगर 0 ऊपर है न्यूमरेटर में तो वैल्यू क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, तो cos थीटा 0, तो कितने एंगल के लिए 0 होता है cos, 90 डिग्री के लिए 0 होता है। तो थीटा 90 डिग्री आ गया ए और बी के बीच में, है कि नहीं, बिल्कुल है, ऐसा ही तो है। ठीक है, ठीक है, हटा दें, फिर दूसरा प्रॉब्लम देखें। चलो दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, सपोज करो कि दे दिया दो वेक्टर था ए और बी, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट आर है। कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन ये है कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, आर वेक्टर ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, और तो और रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर ए के इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है,
मान लो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो कितना है, x है, ऐसा मान लिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है भाई साहब, कैसे करेंगे, तो देखो आर ए पर परपेंडिकुलर से आर और ए के बीच में एंगल गिवन है ना। देखो जितना प्रॉब्लम करते थे पहले, मान लो ए और बी के बीच में एंगल निकालना होता था तो ए और बी को एक साथ रखते थे, है ना। अब अगर आर और ए के बीच में एंगल दिया है तो आर और ए को एक साथ रखो ना, आर और ए को एक साथ रखो और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी इज इक्वल टू लिख सकते हो तुम आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है कि नहीं। चलो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है ना तो यहाँ माइनस लेंगे, 2ra cos कितना डिग्री, परपेंडिकुलर है भाई साहब, आर और ए के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना। तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 बराबर 0। अब देखिए जरा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर और ए तो बराबर ही है, आर और ए तो एक काम करो ना, एक्स हटा दो, आर और ए तो बराबर ही है तो आर को भी ए लिख दो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो ये पूरा रूट में आ गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2a स्क्वायर बाहर लाएंगे तो a लिखेंगे, आ गया बी का वैल्यू, निकल गया, निकल गया भाई साहब। ट्रिकी अप्रोच बुक का और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका ट्रिकी अप्रोच, ट्रिकी अप्रोच, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, यहाँ ए और बी। चलिए यह है बालाजी पब्लिकेशन, श्री बालाजी पब्लिकेशन का फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच बुक, ट्रिक्स और टिप्स से भरा हुआ, प्लस इसमें शॉर्ट्स, पूरा इंपोर्टेंट पॉइंट्स कीप इन माइंड, मतलब फिजिक्स एट अ ग्लांस, एक झलक में फिजिक्स, हर चैप्टर पढ़ो आराम से क्लास में, सब कुछ डिटेल से, और शुरू का 2 से 3 पेज देख लो हर चैप्टर का तो पूरा थ्योरी याद आ जाएगा, पूरा थ्योरी 2 से 3 पेज देखना है बस, उसके बाद एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सब करो, फिजिक्स सुपर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है इस बुक से, a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। प्रॉब्लम ये है कि एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, और दूसरा वेक्टर है xi प्लस 4j, दूसरा वेक्टर है xi प्लस 4j, और कंडीशन ये है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, वेक्टर a वेक्टर b पर परपेंडिकुलर है, सवाल ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू तो कर लो ना, तुमको पता है ना कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। Two vectors are perpendicular to each other if their dot product is 0। तो अगर a b पर परपेंडिकुलर है तो क्लियर है ना कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो निकाल लो डॉट प्रोडक्ट, कैसे निकालते हो, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j के साथ, हो गया 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 3, 4 जा 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। ये बात चलो एक सवाल के बहाने एक चीज सीख भी लेंगे आज हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द मैग्नीट्यूड्स of two vectors are, मान लो 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इन विच केस द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किस केस में मे बी
जीरो, किस केस में जीरो हो सकता है रिजल्टेंट? किस केस में जीरो हो सकता है, सवाल ये है। रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है? तो एक बार जान जाओ, एक बार जान जाओ। एक तो तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, क्योंकि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। बोला कि रिजल्टेंट जीरो किस केस में हो सकता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट बोल रहा है जीरो होना चाहिए, तो जीरो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 24 ना, तो जो करती है 24 कॉस थीटा। 16 9 25 है, तो कॉस थीटा बराबर ये 16 9 25 इधर ले आओ ना, 16 9 कितना हुआ 25, इधर ले आओ -25 और 24 नीचे लिख लो, -25/4। यानी एंगल अगर इतना आता है तब हो सकता, तब जीरो हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। ठीक, ये तो कहने का मतलब सब में वही फॉर्मूला देखने को मिल रहा है कि रिजल्टेंट जीरो कब होगा। और भी सवाल देखते हैं, और सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए फिर से रिजल्टेंट का ही देखते हैं एक सवाल। रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए ही, जैसे मान लो एक वेक्टर इधर दे दिया, दिखा दिया, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया, ऐसे दोनों का हेड एक ही तरफ ऐसे ले लिया, और इसकी वैल्यू भी 10 न्यूटन है, और ये एंगल दिखा दिया गया 60 डिग्री। तो अब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? दोनों वेक्टर की वैल्यू 10 है, मतलब a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो याद ही है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो होता है सॉल्व कि नहीं, क्या आंसर आता है। चलो हम लोग यहां देख लेते हैं, ठीक है। गौर से देखो, यहां पर ये एक वेक्टर हो गया 10 न्यूटन। अभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि थीटा हम लोग 60 ले लेते हैं, हमसे बड़ा मिस्टेक यही हो जाता है। थीटा वहां 60 नहीं लेंगे ना, इस वेक्टर को जब आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे ऐसे, नहीं एक सेकंड इसके जब इधर आगे बढ़ाओगे, ये हो गया 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, फिर इसको इधर ले जाना पड़ेगा आगे बढ़ा के। एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ा लो, इसको भी, ये 10 न्यूटन है, इसको मिटा दो, इसको आगे बढ़ा दिया इधर, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया इधर, हाँ दोनों के बीच में यहाँ 60 डिग्री ही आया, यहाँ 60 डिग्री ही आया। अभी थोड़ा सा चेंज करना होगा सवालों में, चलो इसको क्लियर करते हैं अच्छी तरह से। इसको इधर कर लिया, इसको इधर, तो 60 डिग्री आया, ये 10 न्यूटन। अब क्लियर नजर आ रहा है कि दो वेक्टर है, दोनों की वैल्यू 10 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 10 इंटू 10 200 कॉस थीटा ना। थीटा की वैल्यू क्या 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये कितना हो गया 100, 100 200, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से कर दिया था 100, टोटल हो गया 300, स्क्वायर हटा दिया तो 10√3 आ गया आंसर, 10√3 आ गया ना। चलो अब देखो सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पर। सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। अभी दोनों तरह के क्वेश्चन में देखो डिफरेंस नजर आएगा तुमको। देखो अभी जो देखे थे हम लोग, अभी जो देखे थे प्रॉब्लम, उसमें ये था, ऐसे था 10 न्यूटन, और एक इधर था हेड ऐसे 10 न्यूटन, ये 60 डिग्री था। ठीक, तो इसका आंसर क्या आया था रिजल्टेंट 10√3 आया था अभी। चलो अभी जरा फिगर पर ध्यान दो, अभी फिगर पर ध्यान दो। मान लो इधर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है, और इस बार तेल यहां रख देते हैं इस पर। इस पिछले बार इसमें हेड यहां पर था, अभी उल्टा कर देते हैं डायरेक्शन। देखो अब ये है 10 न्यूटन, अभी ये फिर से 60 डिग्री ले लिया, फिर से 60 डिग्री। देखने में तो प्रॉब्लम एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ना ना ना, प्रॉब्लम सेम नहीं है, डिफरेंस है,
डिफरेंस है। देखो यहाँ एरो इधर है, यहाँ एरो इधर है, तो यहाँ पर क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, तो देखा कि ये 60 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण समान होते हैं, आगे वाला एंगल सेम होगा, तो लगा दिया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 60 डिग्री लेकर आ गया था अभी यार 10√3। अब जरा आगे बढ़ाओ तो, इसको आगे बढ़ाओ तो क्या सेम सिचुएशन है, देखो एरो आगे बढ़ा दिया, मतलब ये 10 न्यूटन हो गया, ठीक। अब जरा देखो, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये 60 है, पूरा 180 होता है, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। Now you have two vectors of values 10 Newton and 10 Newton and the angle between them is 120 डिग्री। अब रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो अब रिजल्टेंट हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। चलिए रिजल्टेंट फाइंड करना था, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10 इंटू 10 200, और cos 120 की वैल्यू -1/2, cos 120 डिग्री बराबर -1/2, 2 से काट दो तो हो गया 100 प्लस 100, ये -100 प्लस इंटू माइनस माइनस 100 से 100 कट गया, आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर इज इक्वल टू 10 न्यूटन आंसर। अभी डिफरेंट आ गया ना, देखो इसके हेड पर इसका हेड आ रहा था और तब एंगल 60 था, तो रिजल्टेंट 10√3 था। अभी देखो इसके हेड पर इसका टेल था, तो अभी रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन, अंतर है भाई साहब। बस आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि सवाल सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। चलिए अब जरा आ जाते हैं कुछ इस तरह के सिचुएशन पर। ट्रिकी अप्रोच में तो वेक्टर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए 2 वेक्टर लेकर देखो मान लो P डॉट Q बराबर 2PQ है, ठीक। P डॉट Q बराबर 2PQ, तो फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, P और Q के बीच में क्या करोगे बोलो, जल्दी बताओ। कॉपी पेन तो है ही पास में, सॉल्व करके देख चुका होगा। A डॉट B का फॉर्मूला क्या लिख दो, AB cos थीटा, तो P डॉट Q है तो क्या लिखेंगे, PQ cos थीटा इज इक्वल टू 2PQ, PQ से PQ कट गया, cos थीटा बराबर 2। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, cos थीटा इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्यों, इसलिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी 1 और कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता है। मतलब ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 2, ये संभव नहीं है ना। ये चीज, इन बातों का भी ध्यान रखना है। कभी कभार ऑप्शन में दे दिया ऐसे नॉट पॉसिबल या इनसफिशिएंट डाटा, तो क्या करोगे, सीधा लिख दोगे आंसर, ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देता अभी cos इनवर्स 2, दूसरे ऑप्शन में दे देता 0 डिग्री, तीसरे ऑप्शन में 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन में 60 डिग्री। क्या करता तुम तो फटाक से टिक लगा देता यहां पर। नहीं सर कैसे लगा देते, पता है हम लोगों को कि कोसाइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, और अगर cos थीटा 2 आ रहा है मतलब ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े, कुछ और कर लें प्रैक्टिस। जैसे देखो अगर एक सवाल है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, ये बोला माइक चेंज कर दो तो, हाँ 4i प्लस 3j, और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 1j, 2i प्लस 1j, और आपसे कहा गया
निकालो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ए में से बी को माइनस करोगे, पहले पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लो। तो 4 माइनस 2 2 तो 2i, 3 माइनस 1 2 तो 2j। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता, अंडर रूट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2√2 आ गया ना। अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस कर देते, तो 4 प्लस 2 6i, 3 प्लस 1 4j, और तब मैग्नीट्यूड निकाल लेते, है ना। ऐसा नहीं करना है कि ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तब माइनस कर दिया। देखो ध्यान से, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है तब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले वेक्टर का डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और तब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये काम करना है, ठीक ना। सही है। चलिए, तो पूरा वेक्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज पार्ट 4, चारों पार्ट हमने कर लिया। कुछ सवाल का भी प्रैक्टिस कर लिया। बाकी बुक्स हैं, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, बालाजी पब्लिकेशन, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। अदर बुक्स भी जैसे एससी वर्मा वगैरह भी, एनसीईआरटी है, एससी वर्मा है, सबसे प्रैक्टिस कीजिए, खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए। और अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में डाउट हो तो आराम से कमेंट सेक्शन में बुक का नाम लिखकर, सवाल नंबर लिखकर, या फिर सवाल टाइप करके दे सकते हो, उसका सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस, कैलकुलस से फिजिक्स का संबंध, कैलकुलस से फिजिक्स का रिलेशन, यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू।